हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सरदाना ट्यूटोरियल्स। एक बार फिर से आप सभी का मैं हमारे सरदाना ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 के एग्जांपल्स के सॉल्यूशन देखने वाले। ठीक है ना, तो हम एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है? ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5 इन x प्लस 3 रेज़ टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको एक एक्सपांशन बायनोमियल दिया हुआ है x प्लस 3 रेज़ टू 8। तो इसको जब आप एक्सपांड करेंगे, इसका इंडेक्स हम कितना है? 8 है ना। इस बायनोमियल का इंडेक्स कितना है? 8 है। और हमें पता है कि जब इंडेक्स n होता है तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिलती है? n+1 नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिलती है। ठीक है ना, तो अगर इसका इंडेक्स 8 है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिलेगी? 9 टर्म्स मिलेगी। अब उस किसी भी टर्म्स में, उस 9 टर्म्स में से किसी एक टर्म में आपको क्या मिलेगा? x रेज़ टू 5 मिलेगा, है ना। किसी एक टर्म में आपको क्या मिलेगा? x रेज़ टू 5 मिलेगा। तो आपको क्या करना है? ठीक है, x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है ना, क्या करना है? x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट निकालना है। लेकिन क्या ये बात हमें पता है कि x रेज़ टू 5 जो है वो कौन सी टर्म है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फिफ्थ है या फिर एट्थ है ना। इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जो x रेज़ टू 5 है वो किस टर्म में आता है। तो हम क्या करेंगे कि दिस x रेज़ टू 5, ठीक है ना, हम अज्यूम करेंगे कि ये जो x रेज़ टू 5 है वो क्या होता है? किसी जनरल टर्म में आता है ना। इट इज ऑकरिंग इन दी जनरल टर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको अज्यूम करेंगे इट ऑकर्स इन दी जनरल टर्म। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1, है ना। सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1, सपोज, ठीक है, सपोज x रेज़ टू 5 ऑकर, ठीक है, ऑकर्स इन, ठीक है, इन द जनरल टर्म, इन द जनरल टर्म, ठीक है, इन द जनरल टर्म ऑफ, ठीक है, इन द जनरल टर्म ऑफ, ठीक है ना, ऑकर्स इन द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपांशन, ठीक है, ऑफ द एक्सपांशन, ठीक है, ऑफ द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, ऑफ x प्लस 3 रेज़ टू 8, ठीक है, x प्लस 3 रेज़ टू 8। ठीक है, सो जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म, देखो जनरल टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? tr+1 से डिनोट करते हैं। सो जनरल टर्म tr+1 ऑफ x प्लस 3 रेज़ टू 8, ठीक है, x प्लस 3 रेज़ टू 8 इज गिवन एज, ठीक है, इज गिवन एज। देखो सबसे पहले ना हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कि हमें ये बात पता है कि अगर a प्लस बी रेज़ टू n जो है हमारा बायनोमियल है, तो इसके एक्सपांशन में जो जनरल टर्म आती है वो क्या होती है? tr+1 इज इक्वल टू क्या होती है? ncr मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू r, है ना। अगर आपका a प्लस बी रेज़ टू n बायनोमियल है तो इसके एक्सपांशन में जो जनरल टर्म आती है वो हम कैसे निकालते हैं? tr+1 इज इक्वल टू ncr मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू r। ठीक है, अब ओनली हमें क्या करना है ना, हमें किसका जनरल टर्म निकालना है? x प्लस 3 रेज़ टू 8 का जनरल टर्म निकालना है। हम किससे डिनोट करते हैं? tr+1 से डिनोट करते हैं। तो tr+1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि a प्लस बी रेज़ टू n को आप x प्लस 3 रेज़ टू 8 के साथ कंपेयर करो। तो अगर आप इस बायनोमियल को इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे x की जगह पे, a की जगह पे क्या है? x है, और b की जगह पे क्या है? 3 है, और n की जगह पे हमारा इंडेक्स कितना है? 8 है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले में हमें क्या करना पड़ेगा? n की जगह पे 8 रखना पड़ेगा, a की जगह पे हमें x रखना पड़ेगा, और b की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा, और r की जगह पे हम r ही रखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए क्या मिलेगा आपको। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग क्या लिखेंगे? जनरल टर्म हम किस तरीके से लिख सकते हैं? n, तो इंडेक्स हमारा कितना है? 8, तो ये कितना हो जाएगा? 8cr, कितना हो जाएगा? 8cr। उसके बाद देखिए यहाँ पे a की जगह पे हमारे पास कितना है? x, तो हम क्या लिखेंगे? x रेज़ टू n माइनस r। n की वैल्यू हमारी केस में कितनी है? 8, तो ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू r। b का वैल्यू कितना है? 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 रेज़ टू r। ठीक है, नाउ इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हैं? tr+1 इज इक्वल्स टू 8cr, और ये जो 3 रेज़ टू r आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए? x रेज़ टू 8 माइनस r, है ना, x रेज़ टू 8 माइनस r। तो यहाँ पे देखो ये जो x रेज़ टू 8 माइनस r है, इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया? 8cr मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू r। अब मेरी बात समझिएगा
कि हमने क्या कहा था, हमें एक्चुअली क्या करना है, कोएफिशिएंट निकालना है किसका, x⁵5 का, है ना, किसका कोएफिशिएंट निकालना है, x⁵5 का कोएफिशिएंट निकालना है। तो हमने ये अज्यूम किया था कि ये जो x⁵5 वो किस में आता है, जनरल टर्म में आता है ना, ये जो x⁵5 है वो किस में आता है, जनरल टर्म में आता है। तो हमने जनरल टर्म निकाल ली, लेकिन जब हमने जनरल टर्म निकाली तो x के पावर में क्या मिला हमें, 8 - r, है ना, x के पावर में हमें क्या मिला, 8 - r, लेकिन ये क्या होना चाहिए, x⁵5 होना चाहिए ना, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया था कि ये जो x⁵5 है वो जनरल टर्म में आती है, और अगर जनरल टर्म में आती है तो यहाँ पे x का जो पावर है वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, x का जो पावर है वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी तो हमें x⁵5 का कोएफिशिएंट मिलेगा ना। इस बात को आप समझिएगा कि हमें x⁵5 का कोएफिशिएंट निकालना है, और हमने क्या अज्यूम किया था कि x⁵5 जो है किस में आती है, जनरल टर्म में आती है, किसके एक्सपांशन में, x+3�8 के एक्सपांशन के जनरल टर्म में आती है। तो जनरल टर्म तो हमने यहाँ पे निकाल ली, लेकिन आपको यहाँ पे x⁵5 मिला क्या, नहीं, क्या मिला, x⁵8 - r, और ये क्यों मिल रहा है, r की वजह से मिल रहा है। किसकी वजह से मिल रहा है, r की वजह से आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, 8 - r। तो अब आपको r की ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, जिससे यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब बहुत सिंपल सी बात है, आप क्या करो ना, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 - r की जगह पे 5 रख देंगे। एक तो आप क्या करो, r की ऐसी वैल्यू रखो, r की ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसको रखने के बाद यहाँ पे 5 मिले, या फिर डायरेक्टली आप क्या करो, बहुत सिंपल है, डायरेक्टली आप क्या करो, 8 - r की जगह पे 5 रख दो, ठीक है। सो फॉर, कैसे लिखेंगे हम, फॉर द कोएफिशिएंट, ठीक है, फॉर द कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ x⁵5, ठीक है, फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x⁵5 वी पुट, ठीक है, वी पुट 8 - r इज इक्वल्स टू कितना, 5, है ना, तभी तो हमें x⁵5 का कोएफिशिएंट मिलेगा ना। तो ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है, दैट इज, इसी को देखो क्या हो जाएगा, दैट इज, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे, r को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो r इज इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा, 8 - 5 कितना होना चाहिए, 3, तो r की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। तो यहाँ पे देखो अगर आप r की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, tr+1, मतलब t3+1 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 8cr, r की वैल्यू हमें कितनी रखनी बेटा, 3 रखनी है। सो 8c3 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻r, 3 की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी रखनी है, 3, दैट इज 3⁻3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x⁵5, कितना हो जाएगा, x⁵5, और यहाँ पे देखो x⁵5 का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 8c3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर 8c3 मल्टीप्लाइड बाय 3 8c3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, 8c3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज अ कोएफिशिएंट, ठीक है, इज अ कोएफिशिएंट, ठीक है, इज अ कोएफिशिएंट ऑफ, किसका कोएफिशिएंट है, x⁵5, है ना, 8c3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x⁵5। देखो ना, कोएफिशिएंट मतलब क्या, वेरिएबल के सामने वाली टर्म। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल के सामने क्या है, 8c3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 8c3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, या फिर ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट, ठीक है, देयरफॉर कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x⁵5 इज इक्वल्स टू, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, 8c3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, 8c3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पे देखो 8c3 में हम क्या करेंगे, एनसीआर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है, एनसीआर इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, कितना होता है, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो 8c3 को आप क्या लिख सकते हो, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, 8 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब, मतलब क्या, 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लिकेशन, 3 टाइम्स 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27, है ना, कितना होना चाहिए, 27। देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे देखो थोड़ा यहाँ पे ना सोच के हमें लिखना पड़ेगा, ये 8 माइनस 3 है, 8 माइनस 3 कितना होता है, 8 माइनस 3 कितना होता है, 5, ठीक है ना, 8 माइनस 3 कितना होता है, 5 होता है, और ये 8 फैक्टोरियल है, तो 8 फैक्टोरियल को तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, 27। ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 8 इंटू 7,
ठीक है। 8 इंटू 7 इंटू कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय, और ये 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 27। यहाँ पे देखिएगा ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और ये कितना है 6, तो यहाँ पे 6 6 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय आप 7 इंटू 27 करो, 7 7 सा कितना होता है 49, 49 में से 9 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 4, 7 2 सा कितना होता है 14, 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18, सो क्या मिलेगा 189, ठीक है। देन 8 से 189 को मल्टीप्लाई करो, 8 9 सा कितना होता है 72, 72 में से 2 लिखेंगे, रिमाइंडर कितना और 7 कितना बचेगा 7 7 हमारे पास रखेंगे, 8 8 जा कितना होता है 64, 8 8 जा कितना होता है 64, 64 में अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 71, 71 में से यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर से 7 हमारे पास रखेंगे, 8 1 जा कितना होता है 8, 8 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो आपको क्या मिलेगा 1512, ठीक है ना। सो 1512 इज द रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट, ठीक है, लिखिएगा। तो चलो जी देखते हैं अगला एग्जांपल क्या है, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, है ना। क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a⁵5 b⁵7 इन द a माइनस ट्वाइस b⁵12, ठीक है। तो आपको क्या करना है a⁵5 एंड b⁵7 का आपको कोएफिशिएंट निकालना है। आपको ये बाइनोमियल दिया हुआ है a माइनस ट्वाइस b⁵12, इसके एक्सपांशन में देखो a माइनस ट्वाइस b⁵12 है ना, तो ये बाइनोमियल, और बाइनोमियल के इंडेक्स में आपको क्या दिख रहा है 12 दिख रहा है, और यहाँ पे अगर 12 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 13 टर्म्स होगी, है ना। कितनी टर्म्स होगी 13 टर्म्स होगी, तो 13 टर्म्स में किसी एक टर्म में क्या होगा a⁵5 एंड b⁵7। अब वो किस टर्म में है ये हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो किसी एक टर्म में क्या होगा a⁵5 एंड b⁵7 होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस टर्म के कोएफिशिएंट निकालने, है ना। ये जो आपको a⁵5 एंड b⁵7 दिख रहा है ना, इसका हमें क्या करना है कोएफिशिएंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे, अब हमें ये दिया नहीं है ना कि ये किस टर्म में प्रेजेंट है ना, हमें ये दिया हुआ है कि किस टर्म में प्रेजेंट है, नहीं दिया हुआ है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये जो a⁵5 एंड b⁵7 है ये r+1th टर्म में आता है, मतलब जनरल टर्म में आता है, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 2, ठीक है ना। सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 2, सपोज, ठीक है, सपोज, ठीक है, सपोज a⁵5 b⁵7 ऑकर्स, ठीक है ना, ऑकर्स इन, ठीक है, ऑकर्स इन जनरल टर्म ऑफ, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, ऑफ द एक्सपांशन ऑफ a माइनस ट्वाइस b⁵12, ठीक है, a माइनस ट्वाइस b⁵12, ठीक है। सो द जनरल टर्म या फिर सिर्फ जनरल टर्म लिखिएगा, जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म हम किससे डिनोट करते हैं tr+1 से, है ना, किससे डिनोट करते हैं tr+1 से। सो जनरल टर्म tr+1 ऑफ द एक्सपांशन, ठीक है, ऑफ द एक्सपांशन, ठीक है, ऑफ द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, ऑफ a माइनस ट्वाइस b⁵12 इज गिवन एज, ठीक है, इज गिवन एज कैसे लिखेंगे देखिएगा tr+1, ठीक है, tr+1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। देखो यहां पे ना हम पहले क्लियर करेंगे, क्या क्लियर करेंगे कि जैसे कि हमें पता है कि अगर x + y⁴n है ना, अभी मैं x + y⁴n के फॉर्म में बाइनोमियल ले रहा हूं, ठीक है। अगर x + y⁴n है तो इसका जो जनरल टर्म है वो कैसे निकालते हैं tr+1 इज इक्वल टू क्या होता है ncr मल्टीप्लाइड बाय x⁻n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है y⁻r, है ना, मल्टीप्लाइड बाय y⁻r, जहां पे n जो है वो क्या होता है इंडेक्स होता है ना, n क्या होता है हमारा इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे देखो अब हमारी केस में इंडेक्स क्या है 12 है ना, इंडेक्स कितना है 12 है, मतलब n की जगह पे हम 12 रखेंगे। दूसरा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे x था, यहाँ पे कितना है a है, तो इस जनरल टर्म के फॉर्मूले में हम x की जगह पे क्या रखेंगे a रखेंगे, n की जगह पे 12 रखेंगे, r तो आपका एज इट इज रहेगा, और y की जगह पे आपको देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे माइनस ट्वाइस, देखो प्लस के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं प्लस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो a माइनस ट्वाइस b है इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो a प्लस माइनस ट्वाइस b⁻12, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। तो अगर हम इसको अभी
x एंड y के साथ कंपेयर करें तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, a मिलेगी, और y की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस ट्वाइस b। तो इस फॉर्मूले में n की जगह पे हम 12 रखेंगे, x की जगह पे हम a रखेंगे, और y की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस ट्वाइस भी रखेंगे। ठीक है, तो आपको जनरल टर्म कैसे मिलेगी देन, जनरल टर्म आपको कैसे मिलेगी, 12CR। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, x रेस टू n माइनस आर। तो यहाँ पे देखो x की जगह पे क्या है, a रेस टू n माइनस आर, n की जगह पे हमें क्या लिखना है, 12 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय y रेस टू आर। y की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस ट्वाइस b रेस टू कितना हो जाएगा, r, माइनस ट्वाइस b रेस टू r। देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू, है ना, ये कितना होना चाहिए, 12CR। ठीक है, और यहाँ पे a रेस टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस r, ये माइनस ट्वाइस b रेस टू r, इसी को आप क्या लिख सकते हो, माइनस 2 रेस टू r इंटू b रेस टू r। पावर हम सेपरेट कर देंगे, तो इसी को अगेन हम कैसे लिख सकते हैं, tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू, tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12CR मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 रेस टू r। इसको हम एक ब्रैकेट में नोट करेंगे, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, a रेस टू 12 माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b रेस टू r। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा था, हमें क्या करना है, a रेस टू 5 एंड b रेस टू 7 का कोएफिशिएंट निकालना है, और हमने क्या अज्यूम किया था कि a रेस टू 5 एंड b रेस टू 7 जो है वो किस में आता है, जनरल टर्म में आता है। तो यहाँ पे देखो ये जनरल टर्म हमने निकाली, तो हमें क्या मिला, a रेस टू 12 माइनस r b रेस टू r। लेकिन यहाँ पे a का जो पावर है वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और b का जो पावर है वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि a रेस टू 5 एंड b रेस टू 7 जो है वो जनरल टर्म में आता है, तो यहाँ पे a के पावर में 5 होना चाहिए और b के पावर में क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, a रेस टू 5 एंड b रेस टू 7 का कोएफिशिएंट निकाल पाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको r की ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको r की ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसको पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, a रेस टू 5 एंड b रेस टू 7। तो बहुत सिंपल है, b के पावर में r है, तो r की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, क्या चाहिए हमें, b रेस टू 7 चाहिए ना, तो r की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। सो फॉर, ठीक है, फॉर द कोएफिशिएंट, फॉर द कोएफिशिएंट, ठीक है, फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ, फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ किसका कोएफिशिएंट, a रेस टू 5 एंड b रेस टू 7 वी पुट, ठीक है, वी पुट, क्या पुट करेंगे आप, r इज इक्वल्स टू 7, है ना। तो अगर हम r इज इक्वल्स टू 7 पुट करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, t r प्लस 1, r की जगह बेटे क्या रखना है हमें, t 7 प्लस 1 हो जाएगा, r की जगह पे हमें 7 रखना है, और यहाँ पे देखिएगा कितना मिलेगा, 12C7, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 रेस टू 7, कितना हो जाएगा, माइनस 2 रेस टू 7, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कितना होना चाहिए, a रेस टू 12 माइनस r, मतलब कितना, 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, b रेस टू 7। नाउ अभी आप a रेस टू 5 एंड b रेस टू 7 का कोएफिशिएंट बता सकते हैं, क्या है, 12C7 माइनस 2 रेस टू 7, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ a रेस टू 5, कोएफिशिएंट ऑफ a रेस टू 5 एंड b रेस टू 7 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, एक काम कीजिएगा आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा ना, यहाँ पे t7 प्लस 1 है ना, तो इसी का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, t7 प्लस 1 का ही मतलब क्या होना चाहिए, दैट इज t7 प्लस 1 का मतलब कितना हो जाएगा, t8, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 12C7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 रेस टू 7, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, a रेस टू 5 इंटू b रेस टू 7, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ a रेस टू 5 एंड b रेस टू 7, देखो a रेस टू 5 एंड b रेस टू 7 के सामने क्या है, यहाँ पे 12C7, ठीक है, कितना है, 12C7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 रेस टू 7, है ना, मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 रेस टू 7। तो यहाँ पे देखो 12C7 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू, ठीक है, 12C7, तो 12C7 को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एनसीआर वाला फॉर्मूला, क्या होता है एनसीआर, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो n की जगह पे क्या है, 12 है, और r की जगह पे कितना है, r की जगह पे कितना है, देखो यहाँ पे r की जगह पे क्या है, 7, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कि आपने, ठीक है ना, 12 में से कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, देखो यहाँ पे NCR के बराबर में, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, NCR के बराबर में कितना होता है, NCN माइनस R, है ना, NCN माइनस R, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना लेस नंबर रहेगा ना,
जितना लेस नंबर रहेगा उतना आपका कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करने का कि अगर मान लो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड ज्यादा है किससे, जिससे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसा कि आप देखो यहाँ पे एनसीआर के बराबर में क्या होता है, एनसीएन माइनस आर। इसका मतलब क्या है कि when r object selected from the n different object, ठीक है, is same as the number of object rejected। जब आप n में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो ये किसके बराबर में होता है, ये उसके बराबर में होता है जितने ऑब्जेक्ट जो है वो आप r को सिलेक्ट करते समय रिजेक्ट करते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखो 12C7 में आपने 12 में से 7 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, 12 में से आपने क्या किया, 7 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। तो जब आपने 12 में से 7 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो आपने 5 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना, है ना। जब आपने 12 में से 7 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो एट द सेम टाइम आपने क्या 12 में से 5 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी कर लिया। इसी का मतलब क्या हो गया कि ये जो 12C7 है इसके बराबर में आप क्या लिख सकते हो, 12C5, है ना। क्या लिख सकते हो, 12C5। तो यहां पे 12C7 को हम क्या लिखेंगे, 12C5 मल्टीप्लाइड बाय, देखो -2�7। सबसे पहली बात -2�7 है, -2 का यहाँ पे क्या है, -2 कैसा है, नेगेटिव नंबर है और इसके पावर में क्या है, ऑड नंबर है। तो नेगेटिव नंबर का ऑड पावर कितना होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। और यहाँ पे देखो 2�7 का मतलब क्या, 2 का मल्टीप्लीकेशन 7 टाइम, 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना, 7 टाइम। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स कितना होता है, 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो कितना मिलेगा, 64 मिलेगा, है ना। कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। कितने टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो गया, 6 टाइम। 64 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिलेगा, 128। मतलब 2�7 कितना होना चाहिए, 128। 2�7 कितना हो जाएगा, 128। तो आपको क्या मिला, 12C5 मल्टीप्लाइड बाय -128, माइनस साइन को हम पहले लिख लेंगे एंड 12C7 में हम एनसीआर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या मिलेगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 12 - 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 128। कितना होना चाहिए, 128, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा -12 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो ये जो 12 - 5 फैक्टोरियल है ना, तो 12 - 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। और न्यूमरेटर में कितना है, 12 फैक्टोरियल है। तो हम क्या करेंगे, 12 फैक्टोरियल को हम 7 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे, 12 इंटू कितना होना चाहिए, 11 इंटू कितना हो जाएगा, 10 इंटू कितना होना चाहिए, 9 इंटू कितना हो जाएगा, 8 इंटू कितना होना चाहिए, 7 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय ये 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, 12 - 5 कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। ये देखो 7 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो और क्या कैंसिल कर सकते हैं, माइनस, ठीक है ना, माइनस। यहाँ पे देखिएगा दिस इज 4 1 जा 4, ठीक है। और ये 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है। 4 3 जा कितना होता है, 12। सो ये 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 12 टोटली कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा कितना होता है, ठीक है, 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है ना। 5 2 जा कितना होता है, 10। तो ये 2 2 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या बचेगा, ओनली न्यूमरेटर में 11 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8, है ना। और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना बचेगा, 128। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्या किया हमने, ठीक है ना, क्या किया हमने, ये 4 इंटू 3 कितना हो रहा था, 12। तो यहाँ पे 12 था, इसको हटा दिया। 5 इंटू 2 कितना हो रहा था, 10। तो यहाँ पे 10 था, इसको हटा दिया। तो फिर क्या बचा, 11 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 128, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए -11 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 99, है ना। कितना होना चाहिए, 99। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू 128 हम करेंगे। तो अगर आप 8 इंटू 128 करते हो तो देखो क्या मिलेगा, 8 इंटू 128, 8, ठीक है, 8 इंटू 128, ठीक है। तो 128 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 8 8 कितना होता है, 64, 8 8 कितना होता है, 64, रिमाइंडर इज 6, ठीक है। 8 2 कितना होता है, 16, 16 में अगर आप 6 डाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 22, 22 में से 2 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 2, ठीक है। एंड 8 1 कितना होता है, 8, 8 1 कितना होता है, 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10। मतलब कितना मिलेगा, 1024, है ना। यहाँ पे कितना मिलना चाहिए, 10, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, 1024, ठीक है ना। कितना मिलेगा, 1024। 1024 को हम 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1024 को हम क्या करेंगे, 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 9 4 कितना होता है, 36,
रिमाइंडर इज 3, ठीक है, रिमाइंडर इज 3। देन यहाँ पे देखिएगा 9 2 सा कितना होता है 18, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21, 21 में से 1 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 2, ठीक है। 9 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 2 कितना होना चाहिए 2, एंड 9 1 सा कितना हो जाएगा 9, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे भी सेम ही नंबर आएगा ना, तो कितना मिलेगा 6 1 2 9, है ना, कितना मिलना चाहिए 6 1 2 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 प्लस 0 6, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 2 प्लस 1 कितना होना चाहिए 3, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, है ना। 9 प्लस 2 कितना होना चाहिए, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, 11 में से 1 रहेगा, 1 इसमें ऐड कर देंगे, 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10। सो 101376 इज द रिक्वायर्ड आंसर। और साइन कैसा रहेगा यहाँ पे नेगेटिव, क्या मिलेगा 101376, ठीक है, इज अ कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट है a⁵5 एंड b⁵7। कौन सी टर्म है ये, 8th टर्म है, कौन सी टर्म है 8th टर्म, लिखिएगा।